तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हम। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री। अगर आप कक्षा 12 केमिस्ट्री में टॉप करना चाहते हैं या 95% पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बात की है कि आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ले आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इनको अच्छी तरीके से लिखिएगा, ठीक है ना। इनको अच्छी तरीके से लिखिएगा और इसका सलूशन करने का प्रयास करिएगा, और मैं इसका पूरा सलूशन करवाने भी वाला हूँ। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। इसको लिखिएगा और अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन से एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपके सारे के सारे जो मॉडल पेपर के प्रश्न आए हुए हैं पिछली कक्षाओं में, वो सारे आपके लिए प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 में क्या हो जाएगा, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करते चलेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन होगी ना आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना। तो ये आपको ज़रूरी काम ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो हमारी नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए तुरंत ही क्या पड़ जाए, वहाँ पर आपके लिए तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्या चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणुओं कुल संख्या रहती है। तो प्रति एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी रहती है, तो संख्या रहती है कितनी रहती है, ध्यान दीजिएगा। अतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है, अतः केंद्रित घनीय कोष्टिका आपके लिए होती है, ठीक है ना। 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। कितने विलयन में, ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्या करा है, 400 ml विलयन में कितना, 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। कितना, 7 ग्राम NaOH क्या है, घुला हुआ है, ठीक है ना। विलयन की मोलरता क्या होगी, तो इसको आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.437 मोल लीटर की पावर -1, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सभी लोग इसको भी लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक की इकाई है वह क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा चर्चा करता हूँ, ठीक है ना। तो प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यहाँ पर सीमेंस की पावर -1 क्या होती है, सीमेंस की पावर -1, ठीक है ना। तो जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, जल अपघटन में बेंजेमाइड क्या बनाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल अपघटन पर जो बेंजेमाइड है वह क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल आपका बनाता है, ठीक है ना। RnH2 क्या, RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यह आपकी कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया आपके लिए कहलाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। RNA में उपस्थित क्या कह रहा है, RNA में उपस्थित क्षारक है। तो RNA में उपस्थित क्षारक कौन सा है, तो आपको लिए बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो RNA में उपस्थित जो क्षारक है वो कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल आपके लिए है, ठीक है ना। और आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न संख्या नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखना होगा थोड़ा, तो आप क्वेश्चन थोड़ा लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि बार बार पेज पलटने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखिए लिख लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन एक बार लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है,
सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर CCP चालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के यक्ष किरण, ठीक है ना, क्या कर रहा है, इसके क्रिस्टलों के यक्ष किरण अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408 कितना 408.6 pm है। तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। इसमें क्या करना है, सिल्वर के घनत्व की गणना करना है आपको, ठीक है ना। तो परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है 107.94, कितना दे रखा है 107.94 ये आपके लिए दे रखा है, ठीक है ना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए एक बार, क्वेश्चन सभी लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन सिर्फ लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरे को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि दिया है सेल की एक कोर की लंबाई जो दिया है बराबर कितना दिया 408.6 pm और 4.86 × 10⁻8 सेंटीमीटर आपके लिए हो जाएगा। आणविक संख्या की बात करेंगे यानी कितना होता है 6.02, 3 × 10⁻23 होता है। सिल्वर का आणविक भार की बात करें कितना होता है 107.9 होता है। अतः इकाई सेल का घनत्व जो होता है D बराबर 1 × m यानी कि अपान D³ Na आपके लिए होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे CC संरचना के लिए 1 बराबर 1, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे D बराबर 1 × 107.9, यहाँ क्या हो जाएगा 4.086 × 10⁻8 का क्यूब इंटू 6.23 × 10⁻23, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे इसका मान, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा हमारा 2.63 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपके लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे आपको बताते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध लिखिए, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चलिए इसके उत्तर को लिखते हैं। उत्तर देखिए क्या है आपके लिए, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है विलायक है, मैंने आपको विलयन पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है और इसमें जो ठोस वाले प्रश्न है ना वो सिलेबस से निकल गए, नहीं जो ठोस अवस्था जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो आप लोग काट दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रतिका कोष्टिका है, आपका क्वेश्चन काट देना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपके लिए पूरा काट दिया गया है, ठीक है ना। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लोग भी जान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यानी क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है किसी विलयन का जो वाष्प दाब है, यानी किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्या होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है। जो वाष्प दाब का अवनमन है वह किस पर निर्भर करेगा, विलेय कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं, ठीक है ना। और विलायक के प्रारंभिक वाष्प दाब P0 के सापेक्ष विलयन में विलायक के वाष्प दाब में कमी P0 - P बराबर डेल्टा P वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। डेल्टा P अपान P0 बराबर P0 - P अपान P0 बराबर क्या हो जाएगा x2 अपान x1 प्लस x2, ठीक है ना। x2 अपान x1 प्लस x2 क्या है, विलयन का मोल प्रभाज यानी मोल अंश है। यहाँ पे आप n भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, कोई इसमें आपको इशू वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो यह प्लेटिनम ब्लैक से लेपित क्या कर रहा है, यह प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक इलेक्ट्रोड है जो अम्लीय माध्यम में डूबा रहता है। किसमें, अम्लीय माध्यम में डूबा रहता है, जिसका विभव समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया गया है। जिसका विभव क्या किया गया है, समस्त तापों पर क्या निर्दिष्ट किया गया है, शून्य निर्दिष्ट किया गया है। अब H प्लस E क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा, हाफ H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, हाफ H2 बनाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा
यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मानक इलेक्ट्रोड है जिसका विभव मान निश्चित ताप पर ज्ञात होता है तथा मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से सेल के किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव की गणना की जाती है। ठीक है ना। अब चलिए विद्युत अपवहन की बात करेंगे। यदि शुद्ध कोलाइडी विलयन में क्या कर रहा है, यदि शुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो क्या हो, जो विलेय पदार्थ है हमारा केवल क्या हो, विलेय वैद्युत अपघट्य हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर उसमें घुलित पदार्थों को निकालने का प्रक्रम, यानी ध्यान दीजिएगा, यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे विद्युत क्षेत्र लगाकर उसमें घुलित पदार्थ को निकालने का प्रक्रम विद्युत अपवहन कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में अपवहन करने से विद्युत अपघट्यों की अशुद्धि शीघ्रता से दूर हो जाती है। यह विधि विद्युत अपघट्यों को निष्कासन को तीव्र नहीं करती है। ठीक है ना। चलिए उपयोगिता की बात करेंगे। यह विधि अशुद्ध कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। आपको दोष कितने प्राणी, जो आपको ठोसों में दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आपके लिए काट दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न आपके सिलेबस से निकाल दिया, मतलब आपके लिए चैप्टर पूरा निकाल दिया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, एक दंतु लिगेंड क्या होते हैं। एक दंतु लिगेंड के बारे में आपको बताना है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और आप लोग को बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आपके लिए लगातार मेहनत की जा रही है। जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छी तरीके से बताई जा रही हैं, सारी चीज़ों को समझाया भी जा रहा है। ठीक है ना। चलिए ऐसे लिगेंड जिनमें क्या करा, ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है। क्या होता है, केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रीय परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक दंतु लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दंतु लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे NH3, H2O, CO, Cl, OH आदि एक दंतु लिगेंड है। ठीक है ना। चलिए ग्लूकोज की संरचना की बात करेंगे। तो ग्लूकोज का संरचना क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा, तो इसमें एक एल्डिहाइड यानी CHO समूह होता है तथा एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं। इसका सामान्य अणुसूत्र C6H12O6 है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा ये आपको देख लीजिएगा पूरा इसका सूत्र है। ठीक, OH जुड़ेगा नीचे, 5 OH जुड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन आपको जुड़ेंगे, फिर CHO आपका आएगा। फ्रक्टोज की संरचना की बात करेंगे तो इसमें एक कीटोनिक समूह CO होता है तथा 2 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 3 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। फ्रक्टोज का सामान्य अणुसूत्र C6H12O6 है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, COH, C डबल बांड O, C सिंगल बांड OH, C सिंगल बांड OH, C सिंगल बांड OH और C सिंगल बांड OH, और इसमें एक कीटोनिक समूह आपको यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैद्युत कण संचलन क्या होता है। तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है इसके बारे में आपको समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब कोई कोलाइड विलयन क्या कर रहा है, जब कोई कोलाइड विलयन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, किसमें क्या कर रहा है, जब कोई कोलाइड विलयन जो हमारा है वो किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो उसके कण गति करने लगते हैं, जो उसके कण है ना वो गति करने लगते हैं। और कुछ विलयनों में ये कोलाइडी कण कैथोड पर तथा कुछ में एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। कुछ में किसमें, कुछ में कैथोड पर और कुछ में एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों की वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस प्रकार की गति करने की क्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत कण संचलन कहलाती है। ठीक है ना। स्कंदन की बात करेंगे, स्कंदन क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप क्या कर रहा है, छोटे छोटे कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर
बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित होने की घटना स्कंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे कि जैसे हाइड्रोक्साइड, लाल रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व में ऋणावेशित पीले रंग का आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, जिससे विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि क्या है? एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि, ठीक, एनिलीन के सीधे नाइट्रोकरण में नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाती है, जो मेटा निर्देशक है। इसी कारण आर्थो एवं पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न भी महत्वपूर्ण मात्रा बनाती है। ठीक है ना। तो NH2 HNO3 H2SO4 प्लस 288 के, तो यहाँ पर NH3 NO2 NO2 NH2 ये आपके लिए हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो एसिटिलीन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह का परिरक्षण करके नाइट्रोकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह का परिरक्षण करके नाइट्रोकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NH2 CH3CO का होल ट्वाइस O, जिसे आप क्या कहेंगे? पिरिडीन कहेंगे। NHCO CH3 आपका HNO3 H2SO4 प्लस 288 के स्टेनिलाइड है। NHCO CH3 आपके लिए है जाएगा OH ORH प्लस NO2 P नाइट्रो एसिटेनालाइड। ठीक, NH2 NO2 P नाइट्रो एनिलीन है। क्या है? नाइट्रो एनिलीन है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। किससे? हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया की बात करेंगे तो CHO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस NH2OH, तो यहाँ आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज ऑक्सीम है ये आपके लिए। HCN से अभिक्रिया की बात करेंगे। HCN से अभिक्रिया क्या होती है? CHO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस HCN, तो CN CHOH CHOH का होल 4 CH2OH, ये आपका क्या? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन आपके लिए है। ठीक है ना। 5 की बात करेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 5 की। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, और परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में आपको संबंध बताना है। यही क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन देखिए, आपके पहले आपको बताना है परासरण दाब क्या होता है। तो हमने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर विलयन। ठीक, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है। क्या कर रहा है? एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक, और परासरण दाब क्या है? परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। क्या है? अणुसंख्यक गुण है, जो कि विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपातिक होता है। अतः परासरण दाब पाई बराबर CRT, जहाँ पाई परासरण दाब था R गैस नियतांक है, C बराबर N2/V, यानी कि जहाँ पर है पाई बराबर N2/V RT, जहाँ N2 क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है ना। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध आपको बताना है। तो जहाँ V विलेय के N2 मोलों को रखने वाले आयतन में है, लीटर में है, यदि M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम विलेय विलयन में उपस्थित हो, तब हम N2 बराबर W2/M2 एवं पाई B बराबर W2/M2 इंटू RT, M2 बराबर W2/पाई इंटू RT, पाई यानी कि W2/पाई इंटू V/RT। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बात करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो अतः राशियों W2 T पाई तथा V के ज्ञात होने पर विलेय मूलर द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखें, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए
व्यंजक आपको बताना है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 है। ठीक, मोल की पावर 1 माइनस एन, 1 इंटू एन माइनस 1, सेकेंड की पावर -1 से शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए n बराबर 0, तो मोल की पावर 1 माइनस 0, 1 इंटू 0 माइनस 1, सेकेंड की पावर -1। ठीक है ना, मोल लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1 आपके लिए हो जाएगा। ठीक, शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक का निगमन आपको करना है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्थ होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। ठीक, इसको आपको पूरा कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जो संक्रमण तत्व होते हैं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d की पावर 1-10 n-1-2 है। ठीक, तो n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है जिसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा बाह्यतम ns कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु n-1 इंटू डी तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर है। कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। पुनश्च अर्ध एवं पूर्ण भारित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। आंशिक रूप से भारित द्विकक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार से लिगेंडों के साथ संकुल निर्माण आदि। ठीक है ना, संक्रमण तत्वों के 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष की यस उपकोष तथा बाह्यतम कक्ष में पहली कक्ष की डी उपकोष कक्षाओं में बहुत कम अंतर होता है। रंगीन लवणों का बनना, जिन संक्रमण तत्वों में डी कक्षक पूर्ण होते हैं वे रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण नहीं होता है, अर्थात दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का शोषण नहीं होता है। जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं उनके विलयन रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण इनमें डी संक्रमण होता है। संकुल निर्माण की बात करेंगे तो संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की संरचना करते हैं। इनका मुख्य कारण है कि धातु आयनों की आकार का छोटा होना, धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों के बनने के लिए डी कक्षक की उपलब्धता। ठीक, FeCN6 की पावर 3 माइनस CuNH3 की पावर 2+। ठीक है ना, यहाँ पर घन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर उपसंयोजक यौगिक के बारे में पूछ रहा है। तो उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं ये आपको पूरा करना है। सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने 1866 से 1919 ईस्वी में, इनका जन्म 1866 ईस्वी में और 1919 में इनका देहांत हो गया था, ने उपसंयोजक यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए। उन्होंने अनेक उपसंयोजन यौगिक बनाए तथा उनकी विशेषताएं बताईं एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया। वर्नर ने धातु के लिए प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक प्रतिपादित संयोजकता की धारणा प्रतिपादित की। ठीक, वर्नर ने 1898 में उपसंयोजन यौगिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। उपसंयोजन यौगिकों में धातुओं 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। ठीक, प्राथमिक संयोजकताएं समान रूप से आयनित होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्टि होती हैं। ठीक है ना, ये आपको करना है और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना, इसको आपको पूरा कर लेना है 6 का इसको भी आप पूरा कर लेना है स्क्रीनशॉट। और सारे प्रश्न आपके लिए हैं। ठीक है ना, प्रश्नों को मैंने शुरू में ही आपको बताया था। और चलिए ध्यान दीजिएगा, अब अगला क्वेश्चन 6 क की बात करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ऊपर वाला क्या कर रहा है, प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है। तो प्राथमिक एल्कोहलों की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो यानी RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है। Cu या Ag 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ाने पर RCHO + H2 यानी कि एल्किल हैलाइड आपके लिए बनाएगा। ठीक है ना। फिनाल का नाइट्रीकरण की बात करेंगे तो फिनाल का नाइट्रीकरण, फिनाल तनु NO3 के साथ आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है।
ठीक। ये आपके लिए फिनाल है, ठीक, ये आपके लिए फिनाल है। बनाए क्या, वो नाइट्रोफिनाल और NO2P नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल, ठीक। अगला एनी सोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना, और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।